So, विनय, all of us would like to know कि क्या हो रहा है। तो जो लोग अभी इस स्थिति से अवगत नहीं है उनके लिए बता दूं मैं, जो कि यहाँ से बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप के लोग। तो बेसिकली एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि भोपाल में है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने, क्योंकि वहाँ पे कुछ सेशंस नहीं हो पाए थे लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, तो कुछ 4 महीने का इनका सत्र जो है वो बाकी है, और उस सत्र को पूरा करने की मांग कर रहे थे कुछ छात्र, और उस मांग को खारिज करते हुए एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा ने ना सिर्फ उनकी मांग को ठुकरा दिया, बल्कि कुछ 7-8 स्टूडेंट्स को उन्होंने रेस्ट्रिकेट भी कर दिया, which is like a very extreme step to take, and we are all very sort of saddened by this fact that ये स्टूडेंट्स जो सिर्फ पढ़ाई पूरी करने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए इतना हार्श स्टेप उठाने की क्या जरूरत थी। और इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे वहाँ के स्टूडेंट्स, जिनमें विनय भागेला, जो हम लोगों को जानते हैं, एंड उनके जो सहपाठी हैं वो। तो विनय, आप बताइए हमें कि क्या, मतलब एक पूरी तरह से अगर आप थोड़ा सा विस्तृत करके बता देंगे इसी चीज को जो मैंने बताया अभी उसको, तो अच्छा रहेगा। हेलो हेलो एवरीवन। हाय। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से तो अवगत होंगे ही, और बाकी जो लोग इसके बारे में कम जानते हैं या जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए फेसबुक पे अगर आप #MPSD और #SaveMPSD सर्च करेंगे तो वहाँ इसके बारे में जो अभी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो बेसिकली हमारा कोई इस तरह का मोटिव था नहीं कि हम किसी तरह का कोई प्रदर्शन करें या कोई ऐसा कैंपेनिंग करें सोशल मीडिया पे, लेकिन वो मजबूरन हमको करना पड़ा, क्योंकि एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा में हम जब से एडमिशन लेके आए थे तब से ही बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिनके लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखना पड़ा। और चूंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें हम इसलिए जाते हैं कि हम उन सब चीजों पे ध्यान ना दें जिनके लिए हमें बाहर बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। लाइक अगर मैं एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे इंस्टीट्यूट में गया हूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा या काम पे ध्यान दूंगा, बजाय इसके कि मुझे खाना भी बनाना है, मुझे अपने लिए पानी भी अरेंज करना है, या मुझे टीचर्स के लिए भी कुछ चीजें अरेंज करनी है, या टीचर को छोड़ने भी जाना है, इस तरह की चीजें। तो अव्यवस्थाएं तो काफी थी, लेकिन उन सबको डील करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और फिर एक स्टेज ऐसा आया कि हमको स्कूल से फिर काफी निराशाएं मिली, तो हम फिर संस्कृति सचिव के पास गए। और चूंकि भोपाल में ही थे तो आसानी रही, राजधानी में ही थे तो संस्कृति सचिव के पास वल्लभ भवन में हम लोग मिलने गए, और वहां से हमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर दी जाएंगी। और उसके बाद फिर जो है हमारी क्लासेस थोड़ी ठीक लगना शुरू हुई। मतलब ठीक से मतलब वो क्लासेस जिनके लिए हम लोगों ने सजेशन दिए थे कि, क्योंकि हर बार होता है, FTII हो, NSD हो, या फिर एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा भी हो, या फिर भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो, ये जो 4 से 5 नाम ऐसे हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं हिंदी बेल्ट में जो काम कर रहे हैं। तो इनमें अगर स्टूडेंट्स किसी एक टीचर को या फिर कुछ टीचर्स का सजेशन देते हैं मैनेजमेंट को, तो वो उनको बुला लेते हैं। तो हमने भी ऐसे टीचर्स का सजेशन दिए और उनको फिर उन्होंने बुलाना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया और इससे फिर सारी चीजें अफेक्ट हो गई, हमारी क्लासेस भी बंद हो गई। अब हुआ यूं कि जब लॉकडाउन चल ही रहा था, उस बीच हमारे स्कूल ने कुछ ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे विज्ञापन दिए कि नया बैच जो है वो हम ऑनलाइन उसकी एग्जाम लेंगे, और जो पुराना बैच है यानी कि जो हमारा रनिंग बैच है उसकी 15 दिन की क्लासेस या फिर जनरल प्रमोशन देके उसको हमको खत्म करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन हमारे पास है। ऐसा अखबार में आया था। तो इस अखबार के इस विज्ञापन को लेके हम लोगों ने फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें हमारे टीचर्स और हम स्टूडेंट्स और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी थे, तो उस ग्रुप में हम लोगों ने उनसे बातचीत करना शुरू की कि सर ऐसा क्यों है, हमारे बारे में सिर्फ 15 दिन की क्लासेस या जनरल प्रमोशन क्यों सोचा जा रहा है, जबकि हम लोगों ने पिछले 8 महीनों में भी काफी मुश्किलें उठाई हैं। तो उनका वहां पे कोई जवाब आया नहीं। अब जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर हमको खुद ही जाना पड़ा। हम डायरेक्टर सर से मिलने गए,
हम 3-4 लोगों से मिले, और उनसे जब मिले तो उनका यही था कि आप लोगों की बातें मैंने सुन ली हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकता। फिर भी मैंने आपका जो प्रस्ताव है, जो 4 महीने की क्लासेस वाला जो जो भी आप चाहते हैं, वो मैंने भेज दिया है संस्कृति संचालनालय। वहां से जो ऑर्डर आएगा उस पर हम काम करेंगे। अब संस्कृति संचालनालय जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रन करती है। लाइक संस्कृति विभाग है मध्य प्रदेश में। संस्कृति विभाग पूरे मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अपने अंदर रखता है, और संस्कृति विभाग के अंदर अंदर आता है संस्कृति संचालनालय। और संस्कृति संचालनालय के अंदर जितनी भी ये छोटी छोटी बॉडीज हैं, जैसे एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, कालिदास एकेडमी उज्जैन है, धर्मपाल शोध पीठ भोपाल है, या फिर राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय दिल्ली ग्वालियर है। तो इस तरह की 8 से 10 ऐसी बॉडीज जो है वो रन करता है संस्कृति संचालनालय। ये सारी अपडेट्स गूगल पे अवेलेबल है, तो वहां से और प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। तो मेरे कहने का ये है कि मतलब कि अगर संस्कृति संचालनालय के अंदर इतनी सारी अगर बॉडीज काम कर रही हैं, तो वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के एक बैच के बचे हुए कुछ बच्चों का जो रुका हुआ कोर्स है उसको पूरा कराने के लिए कितना मतलब कितना टाइम देगी। या फिर ये एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ये उनका टेक है, क्या संस्कृति संचालनालय क्या खुद इस चीज को ऑपरेट करता है, या फिर इस तरह की कोई प्लानिंग करता है क्या कि कौन टीचर आएगा या फिर कितने दिनों की इनको क्लासेस दी जाएंगी। मुझे जितना नॉलेज है उतना ये था कि हमारे सब बैचमेट को ये पता था कि संस्कृति संचालनालय एक बजट देता है एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा को, और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा फिर उस बजट को अपने हिसाब से जो है पूरे साल मैनेज करता है। तो उनकी तो कोई जवाबदारी ऐसी बनती नहीं है, लेकिन अब हमारे डायरेक्टर ने कहा तो हमें मानना जरूरी था। हम लोगों ने वेट किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, और हमारा जो कोर्स था वो 15 जुलाई को खत्म हो जाना था। तो हम इस डर में थे कि हमारा अगर कोर्स खत्म हो गया और एक दिन क्लोजिंग डेट पे अगर इन्होंने ये बोल दिया कि आपका कोर्स अब यहाँ से खत्म होता है क्योंकि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, तो हम वहां क्या कर लेंगे। हमारे हाथ में कुछ था भी नहीं, और ऊपर से हमारे फिर इंटर्नशिप एक प्रोग्राम होता है। जब आप एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा का 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो उस कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपको इंटर्नशिप अप्लाई करनी होती है। तो कम से कम 15 या 16 बच्चों को वो इंटर्नशिप स्कूल की तरफ से दी जाती है। उस इंटर्नशिप के चलते फिर बच्चे अपने अपने एरियाज में या फिर जहां वो काम करना चाहते हैं उन एरियाज में जाके उस इंटर्नशिप के थ्रू काम करते हैं। इस तरह के 4 प्रोडक्शन एक साल में करने होते हैं किसी एक स्टूडेंट्स को, जिसको इंटर्नशिप मिलती है। तो अब हमें वो इंटर्नशिप का मेल भी आ गया। अब हमें ये डर था कि अगर इंटर्नशिप का मेल आ गया है मतलब हमें इंटर्नशिप अप्लाई करनी है और उसमें लास्ट डेट भी दी हुई है, जबकि इंटर्नशिप तब दी जाती है जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो एक इस तरह का मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट हमको वहां से मिलने लगा। फिर हम लोगों ने कोशिश की कि हम सीधे संस्कृति मंत्री से और संस्कृति संचालनालय के जो अध्यक्ष हैं, संचालक है, उनसे बात करें। तो वहां गए तो वहां भी उन लोगों ने एप्लीकेशंस रख ली, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला नहीं हमें। तो फाइनली फिर हमारे हाथ में जब कुछ बचा नहीं और हम स्टूडेंट्स की जितनी रीच थी वो हम लोगों ने एक्सीड कर ली, तब हमें ये लगा कि हमें एक अनुरोध प्रदर्शन करना चाहिए। जो अनुरोध हम अब तक रिटर्न फॉर्म में दे रहे थे उसका हमें प्रदर्शन करना होगा, तभी शायद हमारी बात बने। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने अनुरोध प्रदर्शन किया। अनुरोध प्रदर्शन में हम लोगों ने किसी तरह का कोई वायलेंट बिहेवियर नहीं रखा, किसी तरह का अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं की। हम सिर्फ अपनी कुछ मांगे थी जिनको हम रख रहे थे, और हमारी मांगे सिर्फ ये थी कि हमारे 4 महीने का कोर्स अगर छूटा है तो वो हमें 4 महीने का कोर्स पूरा दिया जाए। और चूंकि विद्यालय में स्टाइपेंड का एक ऑप्शन रहा है, तो हमारी जुलाई तक की स्कॉलरशिप तो हमें दे दी गई है, लेकिन अगर हमारा 4 महीने का कोर्स एक्सीड हो रहा है, होगा और होना चाहिए, तो फिर हमें कुछ ना कुछ स्टाइपेंड में भी थोड़ी रियायत मिले, या फिर हमारे रहने या खाने का इंतजाम स्कूल करे। क्योंकि हमारे बैचमेट सिर्फ एमपी से नहीं है, वो उड़ीसा से भी हैं, वो राजस्थान से भी हैं, वो दिल्ली से भी हैं, वो नेपाल से भी हैं, और सभी की फैमिली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने खर्चे पे यहाँ पे रहने और खाने का दोनों का कर ले। तो ये एक हमारी मांग में शामिल था। और तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि फैकल्टीज थोड़ी अच्छी हो, यानी कि अगर आपने 4 महीने हमको दे दिए तो फिर आप ये नहीं कि भोपाल से ही कोई टीचर या फिर कोई ऐसा टीचर बुला लिया जो कि आसानी से अवेलेबल हो सकता है।
लाइक वो टीचर हमें चाहिए जो जिनकी हम लोगों ने डिमांड्स पहले रखी थी जब सब स्थितियां नॉर्मल थी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के चलते सरकार भी बदल गई, तो वो भी एक ड्रॉबैक रहा। जिन जिन अधिकारियों को हमारी स्थितियों के बारे में पता था वो सब चले गए, और जो नए अधिकारी आए हैं वो हमसे कभी मिले नहीं। वो सिर्फ हमारे स्कूल के मैनेजमेंट से और हमारे डायरेक्टर से मिले हैं, तो उनके और हमारे बीच में भी कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ नहीं है। तो वो भी एक पार्ट है। अब जो है हमारा शायद 12वां या 13वां दिन था। उस दिन हमें शाम को मेल से सूचना मिली कि हम 8 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है स्कूल से। और उसके अंदर कारण ये था कि विद्यालय की आचार संहिता का उल्लंघन हम लोगों ने किया है, जबकि विद्यालय में कोई इस तरह की आचार संहिता कभी रही नहीं है। हाँ, कुछ एक 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 बॉन्ड होता है जो आप स्कूल में जाते ही साइन करते हो, तो उस बॉन्ड में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक आप स्कूल परिसर में आप धूम्रपान नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप किसी से गंदा व्यवहार नहीं कर सकते, और आप रैगिंग नहीं कर सकते। इस तरह की जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं जो हर यूनिवर्सिटीज में हर कोर्स में होते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह का तो कोई बिहेवियर रखा नहीं है अपने स्कूल में, और अगर रखा भी था तो डायरेक्टर को अगर ऐसा लगा तो फिर हमें उस समय जब हम स्कूल में थे तभी क्यों नहीं हमें इसके लिए आगाह किया गया, ये भी एक सवाल है। हमें डायरेक्ट आचार संहिता का उल्लंघन करने के इल्जाम में जो है स्कूल से निष्कासित कर दिया आपने, और फिर 2 दिन के बाद आप हमें मेल से फिर सूचना देते हो कि आपकी 2 महीने की क्लास करवाई जा रही है और आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब अगर आपने हमें स्कूल से निष्कासित कर दिया है, हमको एक्सपेल कर दिया है, तो फिर आप क्यों हमें मेल भेज के ये सूचना दे रहे हो? तो ये भी एक मिसमैनेजमेंट है। या फिर अगर हम सच में एक्सपेल हुए हैं तो हमें हमें उस बारे में कुछ, या तो फिर हमें एक्सपेल नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें वापस लिया जाए। उस तरह का भी कोई अभी अपडेट आया नहीं है। तो एक एक अजीब सी मिसमैनेजमेंट और मिसकम्युनिकेशन वाली स्थिति हमारे और विद्यालय के बीच में बन गई है। और अभी हम स्टेट में है कि हम अभी हमारा जो अनुरोध प्रदर्शन था वो तब तक था जब तक हम स्टूडेंट थे। अभी हम स्टूडेंट है नहीं स्कूल के बिहाफ पे देखा जाए तो हम हमारे अनुरोध प्रदर्शन को भी कहाँ लेकर जाएं, उसका भी हमें कोई निश्चित आधार समझ में आ नहीं रहा है। तो विनय, और हाँ, अगर 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 आपकी बात खत्म हो गई है तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो एक तो ये कि एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा तो चलो एक स्कूल ऑफ ड्रामा है, देयर आर अदर रीजनल स्कूल ऑफ जी। ड्रामा, देयर इज एनएसडी इटसेल्फ, देयर इज एफटीआई एंड ऑल दैट। तो वहां पे क्या स्थिति है? वहां की स्थिति का कुछ आपको मालूम है कि वहां, क्योंकि ये सब भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जैसे एनएसडी हो गया तो वहां पे हाँ। भी लॉकडाउन की वजह से क्लासेस बंद हुई होंगी या कुछ हुआ होगा इसी तरह से। तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? कुछ ऐसा अनुमान है? हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो स्टूडेंट्स का जो यूनियन है, उन लोगों का हमें सपोर्ट रहा है, तो उन लोगों से हमारी कुछ बात हुई थी। तो लॉकडाउन से पहले ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने अपने जो नए बैच के जो फॉर्म है वो तो ले लिए थे। और हम सब लोगों ने भी एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स ने भी फॉर्म भरा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। लेकिन उन्होंने क्लासेस जो जो हम लोगों ने फॉर्म जो भरा है उसके बाद फिर कोई अपडेट आया नहीं वहां से, मतलब। और उनके जो क्लासेस रुकी हुई हैं, लाइक उनके जो लास्ट ईयर का जो 4 महीने उनके भी बचे होंगे, जो एमपी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो लास्ट ईयर होगा, तो उनके लिए भी उन्होंने शायद कुछ ऑनलाइन क्लासेस की हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे या फिर नए एडमिशंस को भी ऑनलाइन लेंगे या फिर आने वाली जो क्लासेस है उनको भी ऑनलाइन करवाएंगे। इस तरह का उन्होंने कोई ना अपडेट अभी दिया है ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। मतलब उनके जो 4 महीने का जो कोर्स नेशनल बाकी है वो उन्होंने 4 महीने उनको बकायदा दिए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से? नहीं, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं उस किया है। अच्छा। हाँ, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई होगी। हाँ, जैसे कि लेकिन 3rd ईयर में जो वहां पे स्टूडेंट होगा उसका अभी तक कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन जो विनय कह रहा है ना एमपीएसडी का, तो 1 साल का कोर्स है, उसमें से 8 साल निकले। क्या होता है कि 3 साल में जब कोर्स डिवाइड होता है तो चीजें बटी हुई होती हैं। 1 साल में मैक्सिमम पढ़ाई जो हमने शुरू से भी की है, तो मुझे यही लगता है कि बहुत सारी मेजर चीजें जो फाइनल प्रोडक्शन होता है वो आखिरी 4 महीने में ही होगा।
फाइनल प्रोडक्शन भी नहीं हुआ होगा और बाकी चीजें भी नहीं हुई होंगी, तो उसके बिना वो कैसे कंप्लीट होगा? मतलब नहीं, एक ऑब्वियसली फाइनल बात है। मैं कितने तो प्रोडक्शन किए तुम लोगों ने विनय वहां पे हम लोगों इस का लास्ट ऐसा 8 होता है महीने में? कि ये 1 साल का इंटेंस ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो इसमें हम लोग सुबह 7 बजे से लगाकर तो शाम को हमको 7, 8, 9, 10 भी बज जाती थी कभी कभी। और जब हमारा प्रोडक्शन होता था तो हमको रात को 10, 11, 12 भी बज जाती थी। तो इसमें मतलब टाइम लिमिट का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि इतने से इतने बजे तक का ही होगा। तो एक ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट ही था, क्योंकि 1 साल, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास 3 साल होते हैं और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा के पास 1 साल है, तो वो काफी चीजें कवर करने में बहुत ही कम टाइम होता है। और हमारे जो अभी प्रोडक्शन जो होने हैं, मतलब क्या होता है कि पूरे 1 साल में 4 तो मेजर प्रोडक्शन होते हैं और 5 से 6 सीन वर्क्स होते हैं। मतलब किसी एक बड़े नाटक का कोई सीन ले लिया और उस सीन पर काम चल रहा है, तो इस तरह के 5 से 6 सीन वर्क। उन सीन वर्क्स में फोक थिएटर भी हम लोग करते हैं, उन सीन वर्क्स में हम लोग एक्सपेरिमेंटल वर्क भी करते हैं, उन सीन वर्क्स में हम लोग डिजाइन और डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। बट जो 4 मेजर प्रोडक्शंस होते हैं उनके लिए अलग से डायरेक्टर, सीन वर्क्स के लिए भी डायरेक्टर आते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो पूरी प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्क होता है। मतलब उसमें अगर आपको काम दिया गया है कि एक्टिंग करनी है तो आप सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं, आप उसमें बैक स्टेज नहीं करते। मतलब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जैसा ही है कि सिर्फ अगर आप उस प्रोडक्शन में जो आपका पार्ट है वही आप कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब वो जो 4 मेजर प्रोडक्शन होते हैं उसमें आप थोड़ा सा प्रोफेशनली काम करते हो, और जो सीन वर्क और बाकी क्लासेस होती हैं उनमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो और आप उसमें थोड़ा इमेच्योर वर्क भी करते हो, वो आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है। बट ये 4 प्रोडक्शंस जो होते हैं ये आपकी फाइनल एग्जाम कह सकते हैं इनको। तो ये ऐसा आखिरी के 4 महीनों में ही होता है? या आखिरी के 4 महीनों में थोड़ा सा काम इंटेंस हो जाता है। मतलब हमारे इन 4 महीनों में हमारे 2 मेजर प्रोडक्शन होने बाकी थे और एटलीस्ट 3 सीन वर्क होने बाकी थे। और एक मेजर एक्टिंग की क्लास होनी बाकी थी, तो वो भी हमारी रह गई। मतलब हर साल क्या होता है कि एक कोई ऐसा टीचर आता है जो एक एक्टिंग वर्कशॉप लेता है जो किसी भी एक टेक्निक को फॉलो करती है। लाइक वंदना वशिष्ठ हो गई, या फिर अनिरुद्ध खुटवाड़कर हो गए, या फिर इस तरह के टीचर्स आते हैं जो 20 से 30 दिन की एक वर्कशॉप लेते हैं और वो पूरी एक्टिंग पे होती है। तो वो सबसे मेजर पार्ट होता है, वो 1 महीना सबसे मेजर होता है, वो हमारा रह गया था। तो उस चीज का कोई ऑनलाइन प्रोविजन भी नहीं किया गया? ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों ने, जब लॉकडाउन मार्च में लगा और मार्च के बाद 2 महीने बीत गए, उसके बाद फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी थी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो लगी वो 3 क्लासेस ऑनलाइन लगवाई उन्होंने। एक 5 दिन की लगी थी, एक 7 दिन की लगी थी और एक 3 दिन की लगी थी। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में जो थ्योरी पार्ट है वो तो कवर किया, लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल रहा। लाइक गोविंद नामदेव सर की 7 दिन की क्लासेस हुई थी, वो एक्टिंग क्लास थी। तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हम लोग जैसे हम लोगों ने अपना अपना मोनोलॉग चूज किया और फिर मोनोलॉग को हम उनके सामने परफॉर्म करने लगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो मुझे लगी वो सबसे पहले तो ये थी कि आप सिर्फ मेरा फेस देख रहे हैं, मैं उस समय अपने हाथों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, अपनी सिटिंग पोजीशन और जो ऑरा होता है उस सब चीजों पे काम नहीं हुआ। मतलब गोविंद सर ने भी फिर फोकस किया हमारी वॉइस पे और हमारी डिलीवरी पे, और वॉइस और डिलीवरी पे जब काम हुआ तो थोड़ा वो इफेक्टिव था, लेकिन जो फिर बैचमेट थे वो उससे डिस्टर्ब हो रहे थे कि एट द सेम टाइम अगर मुझे समझाते हुए कुछ उसका क्वेश्चन है तो वो पूछ नहीं पा रहा है। तो जो क्लासरूम का जो पर्पस है वो पर्पस वहां सॉल्व नहीं होता। और ये बात गोविंद सर ने भी एक्सेप्ट की थी कि मुझे इतना तो ये मजा नहीं आ रहा है, होप कि अगर क्लासेस तुम्हारी फिर से लगे तो मैं वहां आ जाऊंगा, लेकिन अभी ये 7 दिन में जो सीखा है उसको आप कंटिन्यू करें। इस तरह से उन्होंने उसको वाइंड अप किया था। ओके, तो बेसिकली हुआ ये है कि वो जो 4 महीनों में जो चीजें होनी थी उनको करने का अभी कोई मतलब कोई सिस्टम या कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है आप ये सब होने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद कि प्रदर्शन हो गया, फिर रेस्टिकेशन हो गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 2 महीने की क्लासेस होंगी, पर ये अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि वो 2 महीने की क्लासेस में
कौन कौन स्टूडेंट्स होंगे, आप उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, आपका रजिस्ट्रिफिकेशन वैलिड है कि इनवैलिड है, वो सब चीजें भी क्लियर नहीं है। नो और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं इस चीज को। आपने कुछ नहीं नहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश की वापस उनसे कि चलिए 2 महीने की क्लासेस हो रही हैं, पर क्या हम सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं? अब हम लोगों के तो वो फोन कॉल्स उठाते नहीं है हमारे डायरेक्टर सर, और टेक्स्ट का रिप्लाई वो देते नहीं है। अच्छा। तो हमको अब जो भी करना होता है उसको हम लीगली करने की कोशिश करते हैं। तो हम मंडे का वेट कर रहे हैं। कल हम लोग एक एप्लीकेशन लेके और उनसे क्वेश्चन करेंगे कि हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है। बट हमारे दिमाग में बस एक ही कंफ्यूजन है कि हम लोग कैसे जाएं। हम लोग स्कूल से तो निष्कासित कर दिए गए हैं। कल को अगर मतलब हमारे दिल में ये भी एक डर है कि हम स्कूल में जाएंगे और वो हमको आने भी दें या नहीं। नहीं, तो पर वो ये पहल तो क्योंकि हाँ आपकी मांग तो फिर भी जायज ही है ना। हाँ वो तो है। अब एक्चुअली क्या है कि ये इतना गलत डिसीजन है कि कम्युनिकेट ना करना और सीधा एक्शन ले लेना, कि इसके बारे में फिर कोई कोई बात बचती नहीं है। तो फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मंडे को स्कूल जाएं और इस तरह की एक बातचीत करें। तो वो फाइनल फिर वहां समझ में आ जाएगा कि हमें अब आगे करना क्या है। ओके। और किस तरह का सपोर्ट आपको मिले? जैसे आपने बताया कि एनएसजी की स्टूडेंट्स यूनियन आपको सपोर्ट कर रही है, और या कोई और भी स्टूडेंट्स यूनियन जो आपको सपोर्ट कर रही हो, तो वो लोग हम लोगों इसमें क्या करने को राजी हैं मतलब? अभी तो चूंकि लॉकडाउन है तो और स्थिति ऐसी है कि सब लोग फिजिकली तो आ नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को सोशल मीडिया पे काफी सपोर्ट मिला है इस चीज को लेकर। और जो स्टूडेंट यूनियन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट यूनियन है, एफटीआई का स्टूडेंट यूनियन है, और इप्टा का जो संगठन है वो, और बीएनए का स्टूडेंट यूनियन है वो भी हमारे लिए आगे आया। और भी अलग अलग तरह के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ आए। तो स्टूडेंट सपोर्ट तो काफी हम लोगों के पास रहा। और स्टूडेंट जो है अपना सपोर्ट वोकल नहीं सिर्फ वो रिटर्न में भी दे रहे हैं। और उसके अलावा हमारे कुछ जो प्रीवियस बैचेस के साथ जिन डायरेक्टर्स ने काम किया, वो हमारे कुछ फैकल्टीज और कुछ वरिष्ठ थिएटर आर्टिस्ट जो देश और अलग अलग जगह, भोपाल में भी, इंदौर में भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी कुछ आगे आए हैं। बट और कुछ राइटर्स भी हैं जिन्होंने इसको लेके इनिशिएट किया है। पर अब बात यह है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों को कितना सीरियसली लेती है। क्योंकि हम लोगों ने इतना सपोर्ट तो ये ले लिया है, लेकिन हम इस सपोर्ट के बावजूद भी अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं किसी के सामने, या फिर कोई हमें एंटरटेन कर नहीं रहा है। मैंने ये सवाल एक्चुअली इसलिए भी पूछा था, शुरुआत वाला जो सवाल था और ये वाला सवाल इसलिए भी पूछा था क्योंकि ये देखना जरूरी है कि बाकी जगहों पे जो कि इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं, वहां पे किन प्रोविजंस का वो किया गया है। और अगर प्रोविजंस वहां पे कुछ मतलब किसी ने, जैसे किसी और रीजनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिमिलर या उससे बेटर तरीके का प्रोविजन अगर किया गया, उसको एग्जाम्पल लेके आप अपनी मांग रख सकें कि हाँ भाई देखो वहां पे ये हुआ है तो यहाँ पे ये क्यों नहीं हो रहा है। वो फिर एक जायज वो बन जाता है कि आप सेम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेम गवर्नमेंट है, आप वहां पे भी एक रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे भी एक रन कर रहे हैं, वहां के लिए अगर आप अलग कुछ कर रहे हैं, यहाँ के लिए अलग कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए और आपको वही चीज रिपीट करनी चाहिए जो कि बाकी जगहों पे हो रहा है, अगर वो बेटर है तो। अगर किसी और जगह कुछ नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है, बट अगर कहीं पे कुछ हो रहा है और वो पॉजिटिव है और वो स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी है, तो वो आपको एक एग्जाम्पल रख के देना चाहिए कि यही आपको भी यही करना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि अथॉरिटीज तब तक नहीं समझेगी जब तक उनको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई देखिए हम इस चीज से वो कर रहे हैं और बाकी लोग भी हैं, अगर बाकी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अगर देयर इज नो एग्जांपल, इस पे मेरा एक ओपिनियन है कि जब कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो क्या ही आप बताएंगे उनको? नहीं जो भी है, मैं कह रहा हूँ कोशिश तो पूरी की जा सकती है ना उसके बाद, अगर एग्जाम्पल है आपके पास। एफटीआई में क्या हुआ कि एफटीआई में स्टूडेंट्स ने ये डिमांड रखी कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे। आप जब भी स्थितियां सामान्य हो तब हमारी क्लासेस करवाइए, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात मानी और वहाँ पे ये हुआ है, ये उन्होंने हमको रिटर्न में भेजा है लिख के कि हम लोगों के साथ भी ये हुआ, तो हम लोगों ने इस तरह की डिमांड्स रखी। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे ना कि अथॉरिटीज आर एक्चुअली सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स इन व्हाटएवर डिमांड्स दैट दे हैव,
then you can also legally, then it becomes like a precedent ना, कि अगर वहाँ पे precedent set हो चुका है तो सेम गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है, तो अगर गवर्नमेंट वहाँ पे ये कर सकती है तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कर सकती? That is what I'm all trying to say, that way your sound, your voice, your protest becomes stronger. That's what I'm हम लोगों ने ये बात डायरेक्टर सर को रखी थी जब बिगिनिंग में, जब हम लोग उनसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने उनसे ये बातें रखी थी कि एफटीआई और एनएसडी ने भी अभी तक, जैसे कि हमारे स्कूल ने अभी जो जिस तरह के आवेदन अखबारों में निकाल दिए, और जो हमारे स्कूल ने एक स्टेप लिया कि हम ऑनलाइन ही एग्जाम लेंगे और ऑनलाइन ही सिलेक्शन करेंगे, तो थिएटर के प्रोसेस में आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे ले सकते हो, या फिर आप, वो बहुत मुश्किल है, मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो जब हम लोगों ने ये बात की कि आप अगर इस तरह का स्टेप ले रहे हो, तो एफटीआई ने भी ये स्टेप लिया है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो कोई स्टेप ले ही नहीं रहा है। तो आप उसको भी एक बार देखिए, लेकिन वो उनको पता नहीं क्यों जमा नहीं। खैर, अब ये मीटिंग, इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं थी। वैसे हम तुम्हारे क्लासमेट्स से मिलना चाहेंगे जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। ये मीटिंग एक्चुअली 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा सब लोग। तो कर लेते हैं ना, और फिर मिलते हैं आपके क्लास पेज से बाकी लोगों से। ठीक है, सबकी बात सुनना चाहते हैं। यही कर लेते हैं। तो इसको लीव करो और तुरंत वापस आ जाओ इसी लिंक पे। ओके। तो हाँ विनय। हाँ सुनो भाई। हाँ, तो अपने दोस्तों से मिलाओ अपने क्लास पेज से, कौन कौन है, उनके क्या व्यूज हैं। आ जाओ मेरे से ज्वाइन करो। आ जाओ। ये प्रियम है। हेलो। हाय प्रियम। हाय प्रियम। हाय। हेलो। श्याम, ये घनश्याम है, और घनश्याम राहुल। नमस्ते। हाय राहुल। तो 8 लोगों में जो निश्चित हुए हम 4 हैं, और बाकी 4 लोग अभी अपने होम टाउन में हैं, बाकी लोग भी पहुंच रहे हैं भोपाल। तो हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर बातचीत करें। ये तो आप लोग सारे विनय ने जो एक्सप्रेस किया उससे सब सहमत हैं, या उससे कुछ डिफरेंट विचार हैं, या कुछ है, या दिमाग में कुछ और आइडियाज हैं? तो विनय ने जो कहा हम सभी उससे सहमत हैं, उसकी एक बात से हम लोग सहमत हैं। और अभी कुछ लोग और आना बाकी, हमारे जो 8 लोग को रेस्टिकेट किया गया है, तो हम लोग सब आके 8 लोग एक बार और डायरेक्टर से बात करेंगे, मिनिस्ट्री में जाके और बात करेंगे, देखते हैं कि उनका अब क्या जवाब है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं मतलब मेरा तो अंत तक यही रहेगा कि अगर आपके पास बाकी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल्स हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, या अगर नहीं भी हो रहा है, तो एटलीस्ट ये जल्दबाजी करने की इनको जरूरत नहीं थी। एंड अगर कहीं और से एक पॉजिटिव एग्जाम्पल आपको मिल जाता है तो वो रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी आवाज़ और बढ़ेगी, मतलब और ज़्यादा मजबूती होगा आपका दावा। एंड ये रस्टिकेशन तो बिल्कुल ही हार्श मूव है, तो ये तो बिल्कुल ही, क्या मतलब किसी भी स्थिति में रस्टिकेशन वाज नॉट अ वैलिड डिसीजन। वो उनको थोड़ा टाइम दे के और वो करना चाहिए था कि भाई देखो, कुछ लोग अगर मांग कर रहे हैं कुछ, तो हमें इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो कि अब उन्होंने आबड़ ताबड़ में निकाल भी दिए, क्या 2 महीने कर देंगे विदाउट स्कॉलरशिप। तो खैर, सारी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी मांगे जायज हैं, पर वो ये हो सकता था कि अगर आपको क्लास करने की ज्यादा क्लास खत्म करने का आपका जो डिजायर है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं पे ये हो सकता था कि हाँ, 4 महीने की बजाय 2 या 3 महीने की क्लासेस कर दी जाएं, और किसी तरह से कुछ एक स्कॉलरशिप तो नहीं, पर एक टोकन अमाउंट आपको एक दे दिया जाए कि भाई आप अपना जो है 2-3 महीने के लिए आपको जो है, जो भी खाना पानी और रहना है वो सब आपको मैनेज हो जाए। तो वो शायद अगर वो हो सकता था तो बेटर ही रहता। बट अभी ये 2 महीने वाला जो क्लॉज है, इसका भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा।
एक चीज और हुई कि हम लोगों के अनुरोध प्रदर्शन में कुछ लोग और शामिल थे। कुछ लोग और शामिल थे, तकरीबन हम लोग थे 12 से 13 लोग। एक्चुअली क्लासेस तो सभी चाहते थे कि हो पूरा 26 बैच, लेकिन बाकी लोग ये नहीं चाहते थे कि हम किसी तरह का एक्शन ले, या फिर मतलब ऐसा था कि अगर स्कूल देना चाहेगा तो दे देगा, अदरवाइज हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो गए थे पिछले 8 महीनों की अव्यवस्थाओं से। क्योंकि कोई कितना लड़ेगा, बात ये है ना कि कितनी डिमांड्स रखे और वो बार जो किसी और जो मीडिया में जो वो छापा गया कि आलोक चैटर्जी कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने मिसबिहेव किया, वो सब किया, ऐसा कुछ हुआ है या इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ था या नहीं? अगर इस तरह का कुछ था भी, मान लीजिए अगर उन्होंने कहा है तो वो उनका टेक है कि हाँ अगर वैसा था, अगर वैसा था तो उन्हें उसके लिए पहले बात करनी चाहिए थी। लाइक वो हमसे या तो रिटर्न में कुछ हमसे मांगते, या फिर हमको खुद केबिन में बुला के बोलते, या फिर कुछ भी एक ऐसा एक्शन तो हो सकता था। हमारे पेरेंट्स के नंबर उनके पास हैं, हमारी फैमिली की सारी डिटेल्स उनके पास है, तो वो हमारी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते थे कि आपके बच्चे इस तरह का मिसबिहेव कर रहे हैं। लेकिन वो कोई उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, सीधा एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया कि बच्चों ने मेरे साथ बदतमीजी की या फिर आचार संहिताओं का उल्लंघन किया। अगर वो इस तरह की बात करते, या फिर वो खुद भी सामने आके ये बात करते कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है, मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, या फिर तुम लोग जो कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं है, इस तरह की भी कोई बात होती तो हम उनसे आगे बात कर लेते, लेकिन उन्होंने कोई बात करना उचित समझा ही नहीं। चलिए ठीक है, ड्रॉबैक यही रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल अगर आप लोग जाते हैं डायरेक्टर के पास तो हो सकता है कि कोई ना कोई एक स्टेप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाना की उम्मीद होनी चाहिए। पर खैर फिलहाल तो इस स्थिति के बारे में एक्चुअली कहीं पे भी हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट होप कि यहाँ अगर कोई इस तरह का एग्जाम्पल अगर हमें मिल जाए ना कहीं से कि और जगहों पे क्या हो रहा है। मेरा तो वही उम्मीद है कि अगर और जगह पे अगर कोई एक बेटर एग्जाम्पल मिलता है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, सो देन इट माइट बी अ गुड प्रेसिडेंट टू गिव इट टू देम कि भाई ये देखिए वहां पे ये हो रहा है तो आप भी हमारे साथ एटलीस्ट सी कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो दोनों जगह होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई है स्थिति या नॉर्मल है 4 महीने आपको बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिल जाएंगे जैसे आपको पहले मिलने चाहिए थे या नॉर्मल सिचुएशन में मिलने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगा, पर वो इतना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता कि आपको एकदम से बस कहाँ 15 दिन का वो करके और कि हाँ रफा दफा करो, वो भी नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कहीं बीच की स्थिति होगी तो हो सकता है 2 महीने का जो कार्यक्रम इन्होंने जो बनाया है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और आप सारे लोग जितने भी रेस्ट्रिकेटेड हैं वो वापस शामिल किए जाएं और एटलीस्ट 2 महीने का तो वो दिया जाए। भले ही स्कॉलरशिप मिले या ना मिले वो देखना बाकी होगा, बट अगर आपको 2 महीने की पढ़ाई मिलती है तो आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दैट। तो मेरी तो यही उम्मीद रहेगी। बाकी ये है कि हाँ, बाकी हम लोग ये भी बात करना चाह रहे थे कि भाई अभी इस स्थिति में आप लोगों ने किया क्या, मतलब अपने क्राफ्ट पे कुछ अगर और काम किया तो वो शायद डिस्कस कर सके हम लोग, या हम लोग अगर एज अ ग्रुप एज अ थिएटर ग्रुप जो हम लोग भी कर रहे हैं, सोनू जो इनिशिएटिव जो कर रहे हैं उससे कुछ अगर हेल्प मिल सके, हम लोग जितनी भी मदद कर सकें आपको क्राफ्ट में इम्प्रूव करने के लिए, तो उस पे हम लोग बात कर सकते हैं। सोनू भाई कुछ शायद कहना चाहते हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही निकले, पर अब मुझे लगता है कि ज्यादातर जो फिंगर्स क्रॉस्ड जो बातें हम जानना चाहते थे या जो लोग ये देखेंगे उनको ये पता चलेगा कि क्या हुआ था। और इससे पहले कि ये कन्वर्सेशन को अंत किया जाए, मैं आप जो भी लोग वहां पे हैं, आप चारों, उनसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। पहली बार एक्टर बनने का कब सोचा था? वो इंसिडेंट, वो चीज आप सब एक एक बार अगर शेयर कर दे अपनी कहानी पर्सनल, तो इंतजार है, बोलिए, बताइए। हाँ, सबसे पहले तो एक्टर बनना एक्चुअली बचपन से तो नहीं था, बस ऐसा था कि 12 के बाद से वो चीज जगी अंदर, क्योंकि मैं टीवी बहुत देखता था तो उस चीज से बहुत अट्रैक्ट होता था मैं, लाइक कि मुझे भी टीवी में आना है, लाइक इस तरह से। तो फिर मैंने पता किया कि इस फील्ड में जाने के लिए करना क्या पड़ता है, तो मुझे थिएटर
के बारे में मालूम पड़ा कि पहले बेसिक थिएटर होता है, देन उसके बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो मैंने इंदौर से थिएटर किया, दोस्तों से पता करवाया, फिर इंदौर में गया, मैंने वहाँ थिएटर किया। और चीज ये है कि मैंने जो रियल में जो है एक्टर बनने का सोचा था, वो आलोक सर का ही प्ले था, डेथ ऑफ सेल्समैन। वो मैंने इंदौर में देखा था, और मैं और मेरा दोस्त दुर्गेश दोनों बैठे हुए थे, और हम लिटरली एक दूसरे का हाथ ऐसा किए हुए थे, और इतना रो रहे थे हम उस प्ले को देख के कि हम लोग ऐसे नीचे 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 खिसकते गए कुर्सी से, ताकि हमको कोई देख लेने रोते हुए। तो वो ये था कि वो जब उनका ऑरा ऐसा, डेफिनेटली ही इज अ गुड एक्टर, उनका ऑरा ही ऐसा था कि जब वो आए तो हम लोगों ने उनकी तारीफ पहले बहुत सुन रखी थी, तो जब वो आए तो एक उन्होंने फर्स्ट एंट्री में ही हम लोगों को ऐसा चौंका दिया। वो धीरे, डेथ ऑफ सेल्समैन में मतलब उनका अटायर वैसा था, देन पूरा प्ले हुआ उनके लिए, खड़े होके तालियां बजाई गई, और जिस तरह से पॉलिश हो रहा था उनके लिए बहुत टाइम तक चला वो। तो हम दोनों को, मुझे भी ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा करना है ताकि इतना सम्मान मिले स्टेज पे, और इसी तरह का सम्मान थिएटर के थ्रू मिले। तो वो चीज ज्यादा आगे बढ़ी उस चीज को देखकर। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आज अनुरोध प्रदर्शन के लिए उन्हीं के आगे लड़ाई करना पड़ रहा है। वो हुआ है बस। कोई बात नहीं। तो और विनय तुम्हारा? मैं घर में सबसे छोटा था, और अपनी फैमिली में भी सबसे छोटा ही था। तो ऐसा था कि जो छोटे होते हैं उनको एक परफॉर्मर काइंड ऑफ माना जाता है कि ले चल तू नाच या फिर तू कुछ करके दिखा। तो मैं वैसा था भी, काफी चुलबुला था। तो बचपन से ही मैं परफॉर्मेंस तो दे दिया करता था, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होता था। कहीं से भी शुरू, कहीं से भी खत्म हो जाता था। पहली बार स्कूल में, मेरे कॉन्वेंट स्कूल में जब मुझे डाला गया, तो सबसे पहले मैंने वहां अपने भाई को उसका ब्लू हाउस था, नहीं उसका रेड हाउस था, मेरा ब्लू हाउस था। तो मैं रेड हाउस की परफॉर्मेंसेस देखता था, तो मुझे लगता था कि सारे आर्टिस्ट साले रेड में ही हैं और मैं ब्लू में क्यों, और मेरा भाई भी रेड में है। तो मेरे भाई ने एक नाटक में काम किया था और वो स्टेज पे था, और उस मोमेंट पे मुझे अपने भाई से जलन हो रही थी कि मैं वहां क्यों नहीं हूं। तो मैंने उस दिन सोचा था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, और उसके 2 साल बाद फिर मुझे मौका मिला अब सेम स्कूल में परफॉर्म करने का। तो मैंने काफी स्टेज पे, मुझे अब भी याद है, मैं छोटा ही था, 8th क्लास में था, मैंने काफी सारे इम्प्रोवाइजेशंस कर दिए थे स्टेज पे, ऑन स्टेज, और उसके लिए बाद में काफी डांट भी पड़ी थी। तो वहां से मेरे अंदर ये बाद में वहां से मेरे अंदर फिर ये शुरू हो गया था कि मुझे इसी में कुछ करना है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ कि जहाँ इसको कोई ऑप्शन मानते भी नहीं थे उस समय। तो जब मैं फिर अपने ग्रेजुएशन के दौरान मैं इंदौर आया, और इंदौर में मैंने फिर पहली बार मैंने यूट्यूब चलाया, और यूट्यूब पे मैंने फिर तब तक, क्योंकि राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की गैंग्स ऑफ वासेपुर की काफी तारीफें हो रही थी। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद जब मैंने नवाज सर के इंटरव्यूज देखे, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं भी एक्टर बनूंगा। मतलब बाय हुक और बाय क्रुक जो भी हो, मुझे एक्टर बनना है, और उन्हीं का रास्ता था थिएटर। तो फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो इंदौर में थिएटर हुआ, फिर ड्रामा स्कूल में अप्लाई करना हुआ, फिर वर्कशॉप्स लेना हुआ, और धीरे धीरे फिर यहाँ तक की जर्नी हो गई। तो ऐसा। बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं बचाऊं? हाँ बताओ। हाँ तो भैया, मेरा क्या बोलते हैं, ऐसा मुझे कुछ याद तो नहीं है, सब गुछड़ है, लेकिन एक्टर बनने का था पहले से। लेकिन वो पक्का तब हुआ जब मैं ज्वाइन कर चुका था अपना यंग थिएटर। तो उसमें मेरे सीनियर है, उन्होंने कंजूस में मिर्जा का रोल किया था। तो जब उन्होंने पहला शो था उसका, जब उन्होंने रोल किया, और लोग मतलब ऐसे, और हम लोग के एक प्रथा है कि हम लोग एक मटकी लेते हैं, और आपको पसंद आया तो आप उसके बाद उसमें कुछ भी डोनेट करके जाइए। मैं वो मटकी लेके खड़ा हुआ था, और वो स्टेज पे, और जनता पूरी खड़ी हुई और ताली बजाई जा रही 10 मिनट तक। वो साष्टांग हो गए, क्या क्या कर दिया, रुक ही नहीं रही। तो तब से मुझे ऐसा लगा कि भाई मतलब ऐसा कभी करना है, मतलब वो जो इंस्पिरेशन है वो अभी भी मेरे अंदर है, मतलब वो चाहिए मुझे। ऐसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये जब याद आता है तो कितना अच्छा लगता है ना, मतलब कि दिस इज द मोमेंट दैट वी डिसाइडेड, और फिर बाकी चीजें धुंधली हो जाती हैं।
मेरी भी एक दिन विनय से बात हो रही थी, तो मैं वही कह रहा था कि मेन उद्देश्य क्या है जब हम प्ले करते हैं ना, जब हम बैक स्टेज करते हैं, जब हम स्टेज, जब मैं बहुत बार स्टेज मैनेजर बनता था या जो भी करता था, प्रोडक्शन करता था, एक्टिंग करता था, और अलग अलग तरीके के लोग मिलते थे मुझे। कोई ऐसा अजीब सा डायरेक्टर मिलेगा, कोई बहुत प्यारा डायरेक्टर मिलता था। अक्सर अजीब सा सिचुएशन हो जाता है, बहुत ही तकलीफ होती है, लोग रोने गाने लगते हैं। मैं ना अपने आप से बस इतना कहता था, इस नाटक में ये नाटक इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये प्रोड्यूसर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ऑडियंस जो आएगी ना 300 रुपए का टिकट दे के, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, अगर एक एक्टर की बेफिजूल की बात मुझे माननी पड़े तो मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो ऑडियंस उस ऑनेस्टी के लिए आ रही है जो कि उसको मिलने वाली नहीं है शायद, तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकूं उसमें, तो वो है। तो मैं वही कहूंगा, तुम लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अपने उस पर खड़े रहो। और एक चीज हम अपनी तरफ से एक चीज तुम लोगों के लिए करना चाहते हैं, और वो ये है कि जब कोई भी तुम्हारी मर्जी का डायरेक्टर चूज करना, जब भी ये तुम्हारा जो बैच है, कोई भी नाटक चूज करना, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तुमको भोपाल में करना है, बंबई में करना है, तुमको कहीं भी करना है, तुम 3 महीने का रिहर्सल करना, ठीक है? क्या, थैंक यू सो मच। है ना, उसमें जो भी लगेगा हम उसको फिगर आउट कर लेंगे पैसा। और ये होने दो, ये आराम से नवंबर दिसंबर तक तो ये चलता ही रहेगा। तुम जब भी बताओ, जब भी काम शुरू करना है, तुम्हारे सारे बैच जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, नहीं खड़े हैं, उन सबको लो, और हम करेंगे, हम देखेंगे कैसे होता है, और 3 महीने का रिहर्सल करेंगे प्रॉपर। और बस तुमको डायरेक्टर चूज करना है अपनी मर्जी का, आप कोई सीनियर डायरेक्टर ही चूज करना, ओके, ठीक है? तो आई थिंक एक इसमें मुदित भी शामिल रहेंगे। मुदित से भी पैसे लूंगा मैं, तो मुदित हाँ बोल दो। थैंक यू। Whatever आवाज नहीं, मैं कह रहा हूँ कि whatever would be possible from my end, I will be ready to contribute, and I will be ready to contribute otherwise too. I mean, बिल्कुल if there is some mini direction required or individual attention required for certain, हाँ I will वो तो मैं भी हूँ अवेलेबल, मतलब हम सब हैं। विनय को पता है, विनय ने काम किया है हमारे साथ, और तुम तो ये एक तरीके से ना वो कंप्लीटनेस आ जाएगी जो अधूरा रह गया है ना। और ये हुआ कैसे, तुमने आवाज उठाई तभी तो मेरे पास तक आवाज पहुंची है कि मैं ये सोचा मैंने कि यार ये कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगी ना बात ढंग से, प्रॉपर, है ना? और करते हैं यार, तुम लोग बताओ जो करना है, पैसे जो भी लगे हम देंगे। मतलब मेरा भी मानना यही है कि आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए, अगर आप कल जैसे कि आपका अनुरोध लेके जाते हैं वापस। पर अगर वर्स्ट केस वर्स्ट अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी ये मत समझना कि यार तुम्हारी एक ड्रामा की डिग्री चली गई या कुछ ऐसा चला गया, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उस डिग्री को ही लेके हर जगह घूमोगे और तभी एक्टर बन पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप में एक्टर बनने की इच्छा है तो विदाउट डिग्री भी कर सकते हैं। और मतलब एनएसडी का भी फॉर्म भर ही रहे हैं ना, एनएसडी का तो फॉर्म भर ही रहे हो, वो अलग चीज है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भी होता है ना कुछ, तो हताश मत होना, ऐसा मत सोचना कि मेरा एक्टिंग का जो सपना था वो खत्म हो गया या पूरा नहीं हो पाएगा या मुझे कोई एक्टिंग नहीं करने देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, देयर आर इनफ पीपल टू सपोर्ट यू, एंड कुछ भी होता है, मतलब मैं तो चाहूंगा कि पॉजिटिव ही हो, बिकॉज एक उसका एक अलग चार्म होता है और एक अलग रुतबा होता है कि अगर आपके पास एक स्कूल ऑफ ड्रामा का ठप्पा है आपकी रिज्यूमे में, उससे एक फर्क तो थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। बट मैं फिर भी ये नहीं मानता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये आपको शायद याद भी ना रहे, 10 साल बाद तुम्हें ये भी नहीं ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था। तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। गोकुल कुछ कहना चाहता है। गोकुल
जी पहले सभी को नमस्ते और विनय भाई और सभी को शुभकामनाएं कल के लिए। और जैसे विनय भाई आपने एक बात कही कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को रेस्टिगेट कर दिया गया है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं अब अपने प्रोटेस्ट को लेके। तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि ये एमपीएसडी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो हम लोग गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो एकेडमी है ये गवर्नमेंट की है, तो हम गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपको रेस्टिगेट कर भी दिया गया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने मांग के लिए जा रहे हो, तो आप कोई भी गवर्नमेंट हो उस टाइम में, अगर अभी लॉकडाउन में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो आप नए गवर्नमेंट के पास भी, मुझे ऐसा, मैं बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे नहीं जानता हूँ, मगर मेरे दिल में ये बात आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग इसको एक्चुअली वो थॉट ये था कि इस प्रदर्शन को कहाँ लेके जाए, मतलब क्योंकि पहले एज एन स्टूडेंट हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी रूपरेखा क्या होगी, वो एक थॉट था इसके पीछे। बट या डेफिनेटली हमको वो सारे जवाब तलबी तो गवर्नमेंट से ही करनी होगी, और वी होप कि कल से सब स्थितियां ठीक हो जाएं और हमको इतना तख्ती पकड़ के खड़ा ना रहना पड़े, क्योंकि बिल्कुल हम बिल्कुल। कविताएं लिखना और चाहते हैं यार, नारे थोड़ी। एक कविता सुना दो जो लिखी है तुमने, अगर आमने सामने पढ़ी है तो, और फिर हम इस सेशन को अंत करते हैं। ऐसी मुझे खुद की कविताएं तो बहुत कम आती हैं, लेकिन हाँ एक जो मेरी फेवरेट है वो मैं सुनाता हूँ कि वो कुछ यूं है कि मैं बड़े बाजार चांद गली के अगले मकान में रहता हूँ। मैं बड़े बाजार चांद गली के अगले मकान में रहता हूँ। तुम नीचे रहने वाले मेरे मकान मालिक की लड़की हो। मैं यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में बीए पढ़ने जाता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में बीए पढ़ने जाता हूँ। तुम अपने पापा की बीवी अब घर से पढ़ाई करती हो। तुम शाम ढले सूखे कपड़े छत से उतारने आती हो। मैं जोर जोर से चंदर सुधा का नॉवेल पढ़ता जाता हूँ। तुम रात गए चोरी छुपके मेरे सपनों में आती हो और 82 मॉडल स्टोव पे अरहर दाल बनाती हो। तुम रात गए चोरी छुपके मेरे सपनों में आती हो, 82 मॉडल स्टोव पे अरहर दाल बनाती हो। मैं अरहर दाल की खुशबू से तन झटक के नींद से जगता हूँ और ख्वाब था जालिम कहता हूँ, खुद पे हंसता जाता हूँ। पर आज सुबह ये क्या आलम, पर आज सुबह ये क्या आलम कि किचन में सब कुछ कायम है। और आज सुबह ये क्या आलम कि किचन में सब कुछ कायम है। तुम आई तो थी सपने में पर हींग की पुड़िया गायब है। तुम आई तो थी सपने में पर हींग की पुड़िया गायब है। तो ये ऐसा फनी सी है, थोड़ी रोमांटिक है, लेकिन ये मुझे काफी पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए।